सरकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। वहीं मोदी के सत्ता में आने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें गिरने से भारत में भी पेट्रोल की कीमतें गिर जाती हैं, तो पेट्रोल की कीमतें गिर जाने के लिए मोदी क्रेडिट लेना नहीं भूलते। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? लेकिन जब उन्हीं मोदी के राज में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाती हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है। सर पहले 500 का पेट्रोल भराते थे तो कम से कम 8 दिन चलता था सर, अभी तो 6 दिन ही चल रहा है। कारण ये है कि मुंबई शहर में अब जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर वो 120 रुपए पार हो गई है और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक लगाने की कोशिश कर रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, आज से लागू हो गई है, तो गाड़ी चलाना, खाना पकाना सब महंगा हो गया। तो ना मोदी क्रेडिट लेने आते हैं, ना उनकी सरकार का कोई मंत्री क्रेडिट लेने आता है। साल 2012 और 13 में नरेंद्र मोदी ने जो बोला, 2023 और 24 आते आते उसका सब उल्टा होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2024 के बीच के भारत की जर्नी देखेंगे कि क्या वाकई में देश में अच्छे दिन आए, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के 10 साल में भारत ने तरक्की की। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। भाजपा के गठबंधन से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बिहार के लोगों को मोदी ने आंकड़ों का ऐसा झांसा दिया कि रैली में आई सारी भीड़ तालियां बजाने लगती है। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यही से करना चाहता हूँ। करो 50,000 करो कि ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 75,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूँ, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। लेकिन सवाल यह है कि वे 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार में कहां लगाए गए? अगर बिहार को ये पैसे दिए गए तो वो कहां दिए गए, और अगर नहीं दिए गए तो क्या मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री के शब्दों की एक कीमत होती है, लेकिन आज मोदी के वायदे की कीमत प्रेमिका को शादी से पहले किए गए किसी उत्साहित आशिक के वायदे जितनी हो गई है। साल 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी ने गरीबों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बिठा दूंगा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े पाऊ, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। लेकिन आज सच यह है कि मोदी ने उन हवाई जहाजों को ही प्राइवेट कंपनियों को बेच डाला। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया एविएशन मंत्रालय ने तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो दूसरे चरण में 25 एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 25 एयरपोर्ट में कुछ बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं, मसलन चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, इंदौर, वाराणसी, ऐसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं जिनको एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण के तहत चुना गया है। क्योंकि इंडिया में जो एयरपोर्ट्स है वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पे पड़ेगा। जो गेम हमने बीएसएनएल के टाइम पे देखा था, एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ उसी तरीके का एक इंटरेस्टिंग गेम हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पे भी हो रहा है। और एक्चुअल में हो क्या रहा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना आ गया है, रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल मार्च से पहले एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा।
6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑप्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ज्यादातर एयरलाइंस के फेयर आसमान छू रहे हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आज हवाई जहाजों की कीमत इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि हवाई चप्पल वाले छोड़िए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी हवाई जहाज की सवारी करना मुश्किल हो चला है। भारत में 2019 से 22 के बीच सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स के दामों की बढ़ोतरी हुई। अगर आप 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज को कंपेयर करें तो इन 10 कंट्रीज में से भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स की दामों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे भी अधिक मोदी ने जो बातें स्मार्ट सिटीज पर फेंकी, उतनी तो शायद किसी भी स्कीम पर नहीं फेंकी होंगी। सरकार में आते ही मोदी ने 100 नए शहरों का सपना दिखाया। स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार, कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। हमारी सरकार के लिए स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए विजन। 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में ले। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश की जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने एक झूठा गुजरात मॉडल दिखाया कि मैंने गुजरात में ये कर दिया है, वो कर दिया है। ऐसे ही एक धौलेरा सिटी के बारे में बात करते थे। धौलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धौलेरा, DHOLERA, धौलेरा SIR, इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा, उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धौलेरा बनेगा, आज जो सांघाई है, उस सांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है। आज सुनकर हंसी आती है कि किस आदमी की बातों पर विश्वास किया। दिल्ली से 2 गुना बड़ा शहर बना रहा हूँ, चीन के शहर संघाई से भी 6 गुना बड़ा धौलेरा बनने वाला है। मोदी के हर भाषण को टीवी मीडिया ने बड़ी खबर, बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहकर चलाया। किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। स्पेशल सोच चलाए गए कि स्मार्ट सिटीज कैसी होंगी। टीवी पर पहली बार मोदी शहर, टीवी पर पहली बार मोदी की ड्रीम सिटी, मोदी के 100 स्मार्ट शहर की पहली झलक। ऐसा ही एक सपना दिखाया गया सांसदों द्वारा गांव गोद लेने का, यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर भी बड़े बड़े सोच चलाए गए। आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आदर्श ग्राम की संकल्पना है क्या और कैसे कोई गांव आदर्श गांव बन सकता है। योजना के तहत चुने गए गांव में समूचे विकास पर फोकस होगा। गांव में ढांचागत विकास के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। तो साथ ही हर घर के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। मोदी ने भी बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन सवाल ये है कि वे आदर्श गांव आज कहाँ हैं? स्मार्ट सिटी छोड़िए, स्मार्ट विलेज छोड़िए, आपने 1 साल में एक गांव के विकास का जो सपना दिखाया था, आज हाल यह है कि वो एक गांव दिखाने के लिए भी इनके पास नहीं है। करीब 7 साल पहले
खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। लक्ष्य था कि साल में हर सांसद एक गांव को गोद ले और उसका समुचित विकास कराए, लेकिन ज्यादातर सांसद ये कार्यक्रम और लक्ष्य भूल गए हैं। ये नतीजा ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों से निकल रहा है। इसी साल 2024 के मार्च महीने में मॉलिटिक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा गोद लिए गए गांव को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट की। आप शायद यकीन ना करें कि एक दिन के भीतर ही इस वीडियो को ट्विटर से डिलीट करवा दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के गांव की भी स्थिति सेम थी। क्या देख रहे हैं आपने? जब से सरकार बनी कुछ काम हुआ है? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। और न यहाँ कॉलेज है आसपास। हम बताओ लखनऊ जाते हैं पढ़ने उतनी दूर। कितना दूर है लखनऊ यहाँ से? यहाँ से होगा अभी कितना 30 किलोमीटर है। साल 2014 के चुनावी कैंपेन में मोदी ने कहा, लोग शर्त लगा रहे थे कि सचिव की सेंचुरी लगेगी कि प्याज के दाम की सेंचुरी लगेगी। ये तो आपने महंगाई का हाल करके रखा है मेरे भाइयों, ये हाल इन्होंने करके रखा है। लेकिन जब मोदी खुद सत्ता में आते हैं, 10 साल सरकार में रहते हैं, तो प्याज की कीमतें 100 रुपए तक पहुंच जाती है। Well, in the capital city, retail onion prices have surged to a range of rupees 65 to 80 per kilogram due to a decrease in supply. लेकिन आज प्याज की कीमतों को लेकर अगर भाजपा नेताओं से पूछा जाए तो वो बोलेंगे, अरे इससे किसानों को फायदा होगा, अरे ये हमारे हाथ में थोड़ी ही है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो रहा है। आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में बाजार में हाट में लिया करते थे। आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिली थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? सवाल आपसे ये है कि क्या महंगाई कम हुई? इसका जवाब एक बार जनता से जान लेते हैं। चीनी इतनी महंगी क्यों मिल रही है? तेल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? सिलेंडर इतना महंगा है। 70 रुपए पाव है, 80 रुपए पाव है। क्या खाएगा? हमारी तनख्वाह वहीं के वहीं पड़ी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब एक ही सिलेंडर देख लीजिए, पहले 400 का था, आज 1200 का मिल रहा है। एक वक्त था जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त मोदी कहते थे, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। महंगाई का माँ? मैं यहाँ आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? एक बार नहीं, 2 बार मांगी कि नहीं मांगी? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। लेकिन सच ये है कि मोदी ने खुद पिछले 10 साल में महंगाई का मा कुछ नहीं कहा। पहले प्याज और टमाटर के दामों पर कांग्रेस के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती थी, लेकिन आज किसी भी चुनावी रैली में जाकर मोदी ये नहीं पूछते कि हाँ मैंने महंगाई कम कर दी है और मुझे महंगाई कम करने के लिए वोट दो। महंगाई पर मां बोलने वाली वीडियो देखने के लिए जब मैंने YouTube पर सर्च किया तो मुझे एक वीडियो मिलती है जिसमें मोदी बता रहे हैं कि देश में महंगाई कम हो गई है क्योंकि देश में मोबाइल का डेटा सस्ता हो गया है। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब जितना बनाना करते होंगे तो आपको जरा क्या है, आज हर भारतीय हर महीने करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं 20 GB डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 GB डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6000 रुपया था। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कोई देश नहीं है जहां की सरकार प्राइवेट कंपनियों द्वारा किए जा रहे मोबाइल डेटा के सस्ते होने का क्रेडिट खुद ले रही है। मोबाइल डेटा के सस्ते होने का क्रेडिट लेने वाले मोदी ने पेट्रोल, डीजल, प्याज,
टमाटर और दाल आदि पर कुछ नहीं बोला। आज मोदी समर्थकों द्वारा भी डेटा सस्ता होने का लॉजिक देकर महंगाई की बात छुपा ली जाती है। महंगाई छोड़िए, अनएम्प्लॉयमेंट पर तो इनके लॉजिक अलग ही होते हैं। आज कहते हैं कि अरे सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। फिर सवाल उठता है कि ये कौन आदमी था जो साल 2013 में मंचों से रोजगार की बात उठा रहा था। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गाँव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यहाँ दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी कह रहे हैं 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के आया हूँ। लेकिन जब मोदी खुद सत्ता में 10 साल रह लेते हैं तो कहते हैं कि आज एसएससी यूपीएससी में पहले से ज्यादा जॉब मिल रही है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। लेकिन क्या सच में आज एसएससी और यूपीएससी में पहले से ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं? ये खुद आईएएस की तैयारी करने वाले एक कोचिंग का आर्टिकल है कि यूपीएससी में अब ना के बराबर जॉब आ रही है। क्लियर आईएएस का ये आर्टिकल कहता है कि पिछले 4 साल से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी नौकरियों में वैकेंसियां लगातार गिर रही हैं। ये तब है जब इन नौकरियों के लिए पेपर देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह बायजूस कोचिंग का आर्टिकल बताता है कि यूपीएससी के एग्जाम में मनमोहन सिंह के समय साल 2012 में 1037 नौकरियां निकली। इसी तरह 2013 में 1000 और 2014 में 1291 नौकरियां निकली। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तब से कितनी नौकरियां निकली? मोदी सरकार के वक्त 2015 में 1291 से गिरकर 1129 नौकरियां निकली। 2016 में एक क्रिक बज़ लेकर आया है क्रिक बज़ 11, जहां सबको मिलते हैं गारंटी